हेलो व्यूअर्स। एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं। आज का जो सेशन होगा वो इंडियन ज्योग्राफी से होगा। इंडियन ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इसमें। लगभग हम इसमें 100 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हम एक मैप के आधार पर भी पढ़ेंगे। मैप पर जो फैक्ट होंगे उन फैक्ट्स को हम मैप पर क्लियर करेंगे। और ये वीडियो जो है देखिए, यूपीपीएससी जो आरओ और एआरओ है दोनों के लिए, और साथ ही साथ यूपी पुलिस, इन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें। बेसिक से चलेंगे एकदम, और बेसिक से चल के हम आगे तक बढ़ेंगे। पूरा मैप के साथ एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे मैप पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। और पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो अक्षांश के बीच फैला हुआ है, भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच फैली हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर होगा भारत का जो अक्षांश है, देखिए मैप पर देखें तो मैप पर हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि मैप का जो बहुत देखिए, नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट, और साथ ही साथ यहाँ हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ ये अक्षांश के बीच में ये भारत की जो मुख्य भूमि है वो फैली हुई है। यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। और इसी बीच हम अगर देशांतर विस्तार की बात कर लें तो देशांतर विस्तार जो होगा वो यहाँ आप देख सकते हैं। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व ये होगा ईस्ट, ठीक है। तो देशांतर और जो अक्षांशीय विस्तार है उस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में भारत की जो मुख्य भूमि है इस अक्षांश के बीच में वो फैली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो देशांतर विस्तार ही पूछ लिया गया है। तो देशांतर विस्तार आपको अभी मैंने मैप पे बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक मुख्य भूमि फैली हुई है, जो देशांतर विस्तार है भारत का। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये भी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतर जो विस्तार है वो लगभग क्या है, समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का जो विस्तार है इसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। और इसका जो कारण है वो क्या हो सकता है। देखिए इसका कारण क्या है, देशांतर के बीच की जो दूरी है विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, या फिर पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार है नहीं है इसलिए ये ऐसा है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। और तीसरा कहता है कि सभी देशांतर अपने विलोम के साथ दीर्घवृत्त बनाते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। और देशांतर जो समांतर हैं वो रेखाएं समांतर नहीं हैं, देशांतर समांतर रेखाएं नहीं हैं। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देशांतर के बीच की जो दूरी है वो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन देखे हमने बहुत ही अच्छे से। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है के अति समीपस्थ कोई शहर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से किसी एक का जो शहर है कोई, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ऐसा इस प्रश्न में पूछा गया है। तो मैप पर एक बार हम इसको कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो मैप पर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम बात करें ट्रॉपिक और कैंसर जो होती है वो किन भारत के जो राज्य हैं उनसे गुजरती है। देखिए सबसे पहले हम देखें तो गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा
यहाँ त्रिपुरा और एक मिज़ोरम। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हमें याद रखना है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका एक शहर है, देखिए अगर हम यहाँ बात कर लें, मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में से 4 ऑप्शन में से, तो इसमें जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, भोपाल है, भोपाल। ठीक है, इसकी जो राजधानी है भोपाल, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश का शहर है, उसकी राजधानी भोपाल। ठीक है, यही क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और इसी के एकदम समीप में ये स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, अभी मैंने इसके बारे में अभी चर्चा की थी, अभी मैं बताया था, तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ गुजरात, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है, ये देखिए अगर हम देखें पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, सभी को इस क्वेश्चन का वैसे आंसर मालूम होगा। देखिए पश्चिम से अगर हम पूरब की तरफ देखें तो, ठीक है, पश्चिम से पूरब देखें, ठीक है, तो पश्चिम में सबसे पहले हम पहुंचते हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात से गुजरती है। गुजरात से गुजरने के 1, 2, गुजरात के बाद में राजस्थान, 3 नंबर पर देखें तो मध्य प्रदेश एमपी, चौथे नंबर पर देखें तो छत्तीसगढ़, 5वें नंबर देखें तो झारखंड, और झारखंड के बाद में देखें तो वेस्ट बंगाल से गुजरती है। वेस्ट बंगाल के बाद में देखें तो त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, और उसके बाद में मिज़ोरम। तो इस तरह से देखें तो हम 8 राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इसका हमें क्रम याद रखना है, क्रम के बिना हम अगर हम इसको जो एक ट्रिक है मित्र गमछा झार इस तरह से याद करते हैं, तो उसे हमें नहीं रखना है याद, क्योंकि वो पूछा चला गया। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राज्य से गुजरती है, अब सीधा सीधा क्रम पूछ लेते हैं। ठीक है, कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, क्या पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या है, या पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है। तो इनमें से 8 राज्यों में से मान लीजिए आपको 4 राज्य दे दें, तो 4 राज्यों का उनका क्रम क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आज अब बनते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन मैंने लिया है, और इसको क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझाने के लिए, ये वाला कंसेप्ट आपको तैयार कराने के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, और त्रिपुरा से भी गुजरती है, और साथ साथ मिजोरम से भी गुजरती है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर, ये सभी, ये आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है, और देखिए मैप में भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है निम्न में से किससे होकर के गुजरेगा। अगर कोई अक्षांश है, अगर वो सिक्किम से होकर के गुजरता है, तो वो इनमें से किसके साथ में गुजरेगा। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। ठीक है, देखिए अगर हम अक्षांश की बात कर लें, अगर कोई अक्षांश है और वो सिक्किम से होकर के गुजरता है, तो वो कहाँ से गुजरेगा। ऑप्शन है यहाँ पर राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है। अगर मैं देखिए आप सभी जानते होंगे जो सिक्किम है, देखिए सिक्किम यहाँ पर, ये सिक्किम किट को है, सिक्किम है, और यहाँ से अगर कोई अक्षांश गुजरता है तो ये अक्षांश यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, ये अक्षांश यहाँ से गुजर रहा है, और हम इसके में देखें तो देखिए कहाँ से गुजरता है। देखिए पंजाब, सबसे पहले हम देखें पंजाब, तो पंजाब से नहीं गुजरता, क्योंकि पंजाब की स्थिति इसके ऊपर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की भी स्थिति इसके ऊपर है। जम्मू कश्मीर की स्थिति भी सबसे ऊपर है। तो ये गुजरता है, देखिए कहाँ से, राजस्थान से गुजरता है। ठीक है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरता है, और यहाँ पर ऑप्शन जो एक दिया गया है राजस्थान, तो सही आंसर राजस्थान ही होगा, क्योंकि ये जो अक्षांश है केवल राजस्थान से गुजरेगा। अगर हम कोई अक्षांश अगर सिक्किम से होकर के गुजर रहा है तो राजस्थान से ये गुजरेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ये इनमें हम मैप पे देख लिया कि मैप के साथ देख लिया है, तो ये कहीं से भी नहीं गुजरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर है दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। कौन सा
शहर है जो दिल्ली के समीप एकदम शहर है, उसके पास में है ये। ठीक है, तो सही आंसर देखें तो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नागपुर है और पुणे है। तो देशांतर की बात करें तो एक बार मैं मैप ले लेते हैं। तो मैप हम पीछे से ले लेते हैं। देखिए, अगर कोई देशांतर है वो अगर गुजरता है दिल्ली से, ठीक है, कोई दिल्ली से अगर गुजरेगा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये कोई अक्षांश है वो दिल्ली से यहाँ से गुजरता है, तो वो कहाँ से होकर के गुजरेगा? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन थे हमारे बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, कहाँ से होकर के गुजरेगा? तो ये गुजरेगा बेंगलोर से। कर्नाटक के देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक की जो कैपिटल बंगलोर है, बंगलुरु एकदम इसके समीपस्थ है। आप देख सकते हैं, मैं ये जूम नहीं हो पा रहा है, वरना मैं आपको जूम करके इसको दिखा देता एक बार। चलिए देखिए, ये रहा यहाँ पर, ये बेंगलुरु है और बेंगलुरु के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आता है ये देशांतर। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, मैंने जूम करके आपको ये दिखा दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंगलुरु बाकी के यहाँ से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा जो अक्षांश है जो अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर के गुजरता है? 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 24 डिग्री नॉर्थ या फिर 26 डिग्री नॉर्थ होगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा अक्षांश है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर के गुजरेगा? ठीक है, तो इसको भी हम ज़रा एक बार मैप पर हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा जूम करके। तो जूम करके अगर देखिए यहाँ से देख रही तो बात हो रही है कौन सा अक्षांश है जो कहाँ से गुजरेगा, सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर के गुजरेगा। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम बात कर लें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको यहाँ ये देख सकते हैं इसको। चलिए देखिए, यहाँ हम देखें तो देखिए 24 डिग्री नॉर्थ ये अक्षांश है। तो 24 डिग्री अक्षांश को 22 डिग्री नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारा ये चलता है 24 डिग्री अक्षांश। तो 24 डिग्री अक्षांश जो आप देख रहे होंगे सीधा से है, जिस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है उसी के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर तो ये रेखा गुजरती है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो लगभग 8 राज्यों से ही ये जो गुजरता है। तो 24 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है यही है जो सबसे ज़्यादा अक्षांश से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए, भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की जो पहली किरण निम्न में से किस देशांतर पर देखी गई है? ठीक है, किस देशांतर पर देखी गई है? तो सबसे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये जो देखी गई है वो 92 डिग्री 30 मिनट पश्चिम पूरब पर देखी गई है। तो पूरब हमारा यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सुदूर जो पश्चिम बिंदु है वो कौन सा है? सुदूर जो पश्चिम बिंदु है वो कौन सा है? देखिए, हम सभी जो सुदूर, अगर हम सुदूर जो पश्चिम जो बिंदु हैं अगर हम उनकी बात कर लें तो देखिए 4 बिंदु हम देखते हैं, है ना। देखिए, अगर हम देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 पर हम देखें तो ये पूछा कि सुदूर जो पश्चिम का जो बिंदु है वो कौन सा है। ठीक है, अगर हम भारत की भी बात कर लें तो भारत में हम जो सुदूर जो 4 पॉइंट हम देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में।
ठीक है। अगर हम सबसे पहले उत्तर की बात कर लें, नॉर्थ की बात कर लें, तो यहाँ पर हम देखते हैं इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल देख लेते हैं। ठीक है, जो कितना है एकदम 37 डिग्री 6 मिनट होगा, है ना। और साउथ की बात कर लें तो साउथ में हम देखते हैं एक पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी। पूरब में बात कर लें, पूरब में किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु है किबिथु। ठीक है, किबिथु होगा। और यहाँ हम बात कर लें तो किबिथु जो होगा वो 97.25 मिनट होगा। ठीक है। और वेस्ट की बात कर लें तो वेस्ट में गुजरात में है एक बिंदु जिसे हम बोलते हैं गुहार माता या गुहार मोती। ठीक है, गुहार माता या गुहार मोती, और ये होगा 68.68 डिग्री 7 मिनट पर। तो यहाँ पूछा है पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु हम अगर गुहार मोती है और यह है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, पूर्व गुजरात में। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में ये बिंदु होगा सबसे पश्चिमी। सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो गुहार मोती, पूर्वी पूछा जाए तो किबिथु होगा, और नॉर्थ में पूछा जाए तो इंदिरा कोल, और साउथ में कन्याकुमारी। ठीक है, ठीक। तो ये इस तरह से हम चारों बिंदुओं को इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये नीचे मैप है, मैप की मैं ज़्यादा जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने आपको ऐसे ही आपको समझा दिया है पूरा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षांश है जो अंडमान निकोबार और कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार जो द्वीप समूह इनको अलग करता है। ठीक है, दोनों को अलग करता है वो कौन सा बिंदु है। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैप देख लेते हैं। तो मैप आप देख रहे होंगे, ये मैप आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका एक मैप है। और यहाँ पर देखिए जो अंडमान है और एक निकोबार है, दोनों के बीच में कौन सा बिंदु यहाँ आता है, दोनों को कौन अलग करता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको रेड दिख रहा होगा, तो ये 10 डिग्री चैनल है, और यही 10 डिग्री क्या है, यही 10 डिग्री अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को क्या करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को दोनों को अलग अलग करेगा, तो ये 10 डिग्री चैनल करेगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, साधारण मोस्ट जो पॉइंट होगा वो कौन होगा, कन्याकुमारी पर, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट, या फिर पॉइंट क्लीमेर। ठीक है, तो सही आंसर देखिए ये पूछा सुदूरस्थ। सुदूरस्थ का मतलब होता है जो मुख्य भूमि नहीं, जो इसके द्वीप हैं उन द्वीपों को भी लगाकर हम देखें तो सबसे पॉइंट देखिए जो बड़ा निकोबार है। ठीक है, बड़ा निकोबार है, बड़ा निकोबार पर एक जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नॉर्थ में हमने देखा इंदिरा कोल, लेकिन नॉर्थ साउथर्न मोस्ट साधारण जो पॉइंट होगा वो इंदिरा पॉइंट होगा, और ये है बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार पर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका पूछा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, इस तरह से पूछ लिया जाता है, या फिर अंडमान या फिर कार निकोबार पर है, तो वो कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट जो है वो है आपका बड़ा निकोबार पर, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार के ऊपर हम देखते हैं तो लिटिल निकोबार है, और लिटिल निकोबार के ऊपर अगर हम देखेंगे तो कार निकोबार इस तरह से आएगा। उसके बाद में लिटिल अंडमान आता है अंडमान का लिए, ठीक है, लोअर अंडमान आता है, मिडिल अंडमान आता है, नॉर्थ अंडमान आता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैप पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार पर ही ये सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का वो इंदिरा पॉइंट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूर दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है वो निम्न में से कहाँ स्थित है। अभी इसी के बारे में बात करें तो बड़ा निकोबार पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा इसमें देखने वाली बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। भारत का सुदूर जो उत्तरी पॉइंट बिंदु है इंदिरा कोल, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हम सभी जानते हैं। जो सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, तो सबसे ऊपर हम देखते हैं ठीक है। तो सबसे ऊपर का जो बिंदु है, अगर हम बात कर लें भारत की मैप की बात कर लें, तो ऊपर से अगर हम इस तरह से ऐसे चलते हैं, है ना, तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है आपका लद्दाख। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ते थे जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब ये कब कहाँ पर है, तो ये है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में हम पढ़ेंगे अब इसको। तो यहाँ पर ये पॉइंट है इंदिरा कोयल। ठीक है, इंदिरा कोयल कितना 37°6' पर। ठीक है, यहाँ पर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर वाला अगर कोई बच्चा ये समझता हो कि जम्मू कश्मीर में है, तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब जब ये दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब ये यूटी बने हैं, तो यूटी बनने के बाद में जो लद्दाख है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो लद्दाख है और नीचे वाला जम्मू कश्मीर है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है लद्दाख है, लद्दाख में ही है अब ये इंदिरा कोयल। उसमें जम्मू कश्मीर में इसको लगा करके गलती मत करना, जल्दी जल्दी में भी आप बहुत सारी इस तरह की गलती हो जाती हैं। तो बहुत ही ध्यान से प्रश्न को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसी के बाद उसका आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये मैप भी है, मैप के साथ में आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैप में यहाँ पर है लद्दाख है ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर देखेंगे। तो भारत का जो सुदूरस्थ जो पश्चिम बिंदु है, देखिए सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके क्वेश्चन हैं, तो उसको हमें अच्छे से ही तैयार कर लेना है। बार बार उसका रिवाइज़ करेंगे, तो बार बार रिवाइज़ करने से वो चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर होंगी, ज़्यादा हमारे माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो वेस्टर्न जो मोस्ट पॉइंट है वो गुहार मोती है, और गुहार मोती मैंने आपको बताया था पीछे, जो गुहार मोती है वो आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चारों पॉइंट पढ़े हैं गुजरात में, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इंदिरा कोल कहाँ पड़ता है, ये लद्दाख में पड़ता है, और कन्याकुमारी नीचे पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, लद्दाख। चलिए पूर्वी बिंदु को किस नाम से जानते हैं, तो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथू है, और किबिथू ही हमारा कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर कर देंगे। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए किबिथू। ठीक है, गुहार मोती गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। इंदिरा कोयल लद्दाख में है, और इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में भी कहाँ पर है, ये बड़ा निकोबार है, बड़ा निकोबार। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन क्लियर होगा। तो 16 नंबर देखा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी यानी कि इधर, और सबसे पश्चिमी यहाँ पर ये। ठीक है, ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। ठीक है, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट में हम देखें तो ईस्ट में जो सबसे पश्चिम में है कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्ट में हम देखें तो गुजरात होगा। ठीक है, गुजरात। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों का ऑप्शन, जो ऑप्शन डी है वहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें इस सेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी पहुँच सके। ठीक है, चलिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी कंसेप्ट के साथ में हम इसको पढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। देखिए जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत के तो अगर हम इस तरह से देखें, ठीक है, इस तरह से भारत की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है ये, और नीचे हम देखें तो यहाँ पर हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है यहाँ पर। तो ये तीनों के तीनों पूछ रहा कि तीनों सागर कहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ श्रीलंका है और श्रीलंका के पास में यहाँ पर ये तीनों यहाँ मिलते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपका कहाँ, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक है, तीनों बिंदु हमारे कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं, तमिलनाडु कमेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैप पे देख लेते हैं, तो मैप पे भी आप देख सकते हैं ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ हम देख सकते हैं नीचे हिंद महासागर है का, और यहाँ पर ये हमारा अरेबियन सी है। तीनों हम जो मिलते हैं वो इंदिरा यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, तीनों हमारे यहीं पर मिलेंगे और यही पॉइंट होगा आपका कन्याकुमारी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरते हैं, नीचे दिए गए कोड से हमको देखना। देखिए सबसे पहले हम देखें 8 राज्यों से गुजरती है, हमने आपको पहले देख लिया था, तो देख ले तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, ठीक है। ज़्यादा इस पर बात नहीं करते, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है साहिब, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से ये रेखा नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो जहाँ पर हम अगर हम देखें, देखिए जहाँ पर 2 है उसको हम एलिमिनेशन कर देते हैं, तो 2 यहाँ पर हैं, यहाँ से नहीं गुजरती, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बचता है, और यही एलिमिनेशन मेथड होता है। एक अगर कोई भी इस तरह के कूट वाले प्रश्न होते हैं, वहाँ से हमें इस तरह के प्रश्नों को करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एक पॉइंट ऐसा दिया होगा वीक, जहाँ से हम उसको देख सकते हैं और वहाँ से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, और एलिमिनेट करने के बाद में हम सही आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर 3, 1, 3 और 4 गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड उत्तर प्रदेश से टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती, नहीं पास होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मैप पे मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। आप और एक बार फिर से देख सकते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से उनको तैयार करें। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाती है। सभी जानते हैं जो मध्यम रेखा वो कौन सी है, वो पूर्व की क्या है, 82.5 डिग्री होती है, ठीक है, 82.5 डिग्री होगी, ठीक है। इसको ये पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये जो 82.5 डिग्री है, डिग्री जो अक्षांश है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है। उनका हम ये नाम देख लेते हैं एक बार, तो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे पहले कहाँ, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम नीचे आएँ तो कहाँ से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से भी होकर के गुजरती है, हल्की सी मध्य प्रदेश को टच करते हुए नीचे निकल जाती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में फिर उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में नीचे आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो टोटल ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो प्रमाणिक समय है वो इलाहाबाद के पास नैनी एक जगह है, वहाँ से हमने अपने इस टाइम को लिया है, ठीक है, नैनी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, ठीक। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये देख लीजिए नीचे मैप भी है, तो एक बार मैं मैप ये, ठीक है, मैप है, तो मैप पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। देखिए 82.5 जो डिग्री है किस नगर से होकर के गुजरती है, नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। सही भी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद के पास में एक जगह है नैनी, कौन सी, नैनी एक जगह है इलाहाबाद के पास में ही,
इलाहाबाद में ही है जी जगह ये, तो वहाँ से इस समय को हमने लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय मानक समय जो है IST है और जो ग्रीनविच जो समय है GMT है, उसमें अंतर कितना है? सभी जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर, तो ज़्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे। तो आप सभी जानते हैं जो प्लस 5.5 घंटे का जो समय है वो इसमें अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का जो कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 7वां स्थान है। कौन सा है? भारत का 7वां स्थान है। ठीक, ये इतना आप सभी जानते होंगे और ये चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत का जो क्षेत्रफल है, संसार का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है, परंतु इसकी जो संपूर्ण जाति है, कितनी जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है, तो निवास लगभग जो करती है वो 18% करती है। कितनी करती है? 18% करती है संपूर्ण मानव जाति का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहीं कहीं पर इसको हम 17 भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो 17 भी सही है और 18 भी सही है। इस चीज़ पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बुक्स जो कहते हैं वो 18% में एकदम 17 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो इसलिए 18% हम इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अगर क्लियर पूछा जाए 17 और 18 दोनों दे रखा तो हम उसको 18% पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस देश की जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, किस देश की है सबसे स्थलीय जो सीमा है वो सबसे अधिक लगती है? देखिए भारत जो है, भारत के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है, सॉरी कितने उसकी लगती है, तो हम एक बार मैप पे देख लेते हैं। देखिए भारत के साथ में जो स्थलीय सीमा लगती है, सबसे पहले अगर हम इधर से बात करें तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान की सीमा लग रही है। ठीक है, ऊपर से देखें तो यहाँ अफ़गानिस्तान की है, उसके बाद में देखें तो ये यहाँ तक चाइना है और उसके बाद में फिर इधर से थोड़ा इधर से चाइना है। ठीक है, उसके बाद में नेपाल, उसके बाद में यहाँ पर भूटान है। ठीक है, और उसके बाद में नीचे हम देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र जो देश है ये है आपका बांग्लादेश। ठीक, तो इतने राज्यों की सीमा है वो भारत के साथ में साझा होती है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो करती है वो है अफ़गानिस्तान की सीमा है। अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है वो भारत के साथ में बहुत ही कम, सबसे कम शेयर होता है और सबसे ज़्यादा शेयर होता है वो बांग्लादेश का होता है। हम देखें कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान फैला है और ये इतना है। तो देखिए जो इसकी जो स्थिति है बांग्लादेश की वो कुछ इस तरह से है ना, टेढ़ी मेढ़ी सी है इस तरह से, हैं इस तरह से है टेढ़ी। तो जितनी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा वो उसकी जो लंबाई होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। इतनी बात आप जानते ही होंगे, इस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे अधिक लगती है और सबसे कम जो लगती है वो लगती है अफ़गानिस्तान की। ठीक है, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे पड़ोसी जो देश है, देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का जो आरोही क्रम है वो क्या है? ठीक है, सबसे जो आरोही क्रम है वो क्या है, इनमें से हमें देखना है। ठीक है, आरोही तो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। देखिए हम देखें सबसे पहले दो चाइना है, उसके बाद में बांग्लादेश है, पाकिस्तान और नेपाल। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश हमारा लास्ट में आना चाहिए। तो बांग्लादेश हमारे दो ऑप्शन में है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो सी और ए तो ख़त्म ही हो गए। अगर हम ए की बात करें तो देखिए सबसे पहले नेपाल, नेपाल के बाद में पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद में बांग्लादेश। इधर पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और बांग्लादेश। तो सबसे इन में देखें तो सबसे जो सीमा जो साझा होती है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में, उसके बाद में आता है चाइना। ठीक है, उसके बाद में चाइना के बाद में पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद में आता है नेपाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो ज़्यादा सूटेबल होगा, यही आंसर इसका होना चाहिए और यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये आपने देख लिया होगा, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे ज़्यादा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। उसके बाद में यहाँ देखें तो पाकिस्तान की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, उसके बाद में और यहाँ पर फिर चाइना भी है, चाइना की सीमा लगती है। ठीक है, अफ़गानिस्तान की सीमा बहुत कम लगती है, सबसे कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किस देश के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो देखिए
स्थलीय सीमा की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ में भी लगती है, बांग्लादेश के साथ में भी लगती है, भूटान के साथ में भी लगती है, लेकिन भारत के साथ, श्रीलंका के साथ में स्थलीय सीमा नहीं लगती। ये केवल जलीय सीमा के साथ में शेयर होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की जो सीमाएं हैं किस देश के साथ में लगी हुई हैं। उत्तर और पश्चिम की बात करें, ठीक है, उत्तर यानी कि उत्तर और पश्चिम इधर, ठीक है, यहाँ और यहाँ, तो किसकी सीमा आप सभी जानते हैं। इस सर इधर हमारा कौन सा एक देश है, तो इधर एक जो देश है, ठीक है, वो है आपका पाकिस्तान। ठीक है, कौन है, पाकिस्तान होगा उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ये उत्तर, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम। दक्षिण में श्रीलंका होगा, म्यांमार पूर्व में होगा, बांग्लादेश भी आपका पूर्व में होगा। ठीक है, ये दोनों पूर्व में और ये दक्षिण में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मैप पे देख सकते हैं आप। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं सबसे कम किस देश के साथ में साझा करता है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है, ऑप्शन नंबर सी। रेड क्लिफ जो रेखा है वो किस किस के बीच में है, तो रेड क्लिफ और भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरा हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये देख रहे, ये रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और ये बांग्लादेश, ये भी रेड क्लिफ है, क्योंकि उस समय पर रेड क्लिफ महोदय थे, उन्होंने ही इस रेखा का निर्धारण किया था, तो और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। चलिए लीजिए, अब यही क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन के बारे में हमने आपसे पूछ रहे थे कि जो भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा लगती है, तो इसका आंसर आप दे देंगे। तो भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा काम करती है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा, और भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत के विभाजन के समय जो रेखा खींची गई थी वह क्या कहलाती थी, सभी जानते ही हैं, वो कहलाती थी भारत और विभाजन के समय जब डिवाइडेंट हुआ था तो उस समय पर रेड क्लिफ महोदय ने ही इस रेखा को खींचा था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर सी। डूरंड लाइन किसके साथ में भारत की सीमा साझा करती है। अब डूरंड लाइन देखिए, तीन रेखाएं, एक देश है ऊपर जिसकी रेखा सबसे कम सीमा साझा होती है, और वो होगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान होगा, और अफगानिस्तान की ही जो सीमा बॉर्डर है भारत के साथ में सबसे कम लगता है, और उसके बीच की जो लाइन है उस लाइन को हम बोलते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन हो गई। भारत इंडिया यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, और इंडिया और चाइना के बीच कौन सी होगी, वो मैकमोहन होगी। ठीक, मैकमोहन लाइन। ठीक है, तीनों लाइनों को आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर। चलिए, सियाचिन जो हिमनद है वो कहाँ पर स्थित है, तो सियाचिन जो हिमनद है वो कहाँ पर है, अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के ऊपर, या फिर नुब्रा घाटी के ऊपर। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है ये नुब्रा घाटी है, और नुब्रा घाटी के नॉर्थ में इसकी स्थिति है, नॉर्थ में हम इसको देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले देखें, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है। पाक जल संधि आप सभी जानते होंगे, जब भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है, जो भारत और श्रीलंका की को अलग दो विभाजित करती है, और वहाँ को जलीय सीमा के साथ में इसको साझा करता है। तो भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ में भारत अपनी सबसे लंबी सीमा को साझा करता है। तो पहले ही मैं इसको प्रश्न को देख चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किसके तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके तीन और राज्य है।
देखिए तो 3 और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कौन सी है, तो वो इसमें होगा असम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर पश्चिम बंगाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की। ठीक है, तो त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा जो है इसके साथ में 3 ओर से कौन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और कौन सी है, तो हम देखें तो एक राज्य, एक देश है जिसका नाम, जिसकी सीमा हमारे देश के सबसे ज़्यादा शेयर होती है, तो वो कौन है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश होगा। और बांग्लादेश की जो सीमा है वो त्रिपुरा को 3 ओर से घेरती है इस तरह से। ठीक है, ये त्रिपुरा होगा और इस तरह से ये यहाँ पर इसको अवस्थित है। हम इसको देखते हैं तो 3 ओर से जो लाइन है वो इसको घेरती है बांग्लादेश की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा को 3 ओर से घेरता है कौन, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 38 होगा और 38 क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं तो उस 38, हाँ ठीक है, भारतीय राज्य होगा और भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारतीय राज्य है और उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, मतलब उसके साथ में कोई सी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती जिसके साथ में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं किसकी, तो बिहार सबसे पहला होगा, बिहार। ठीक है, लेकिन बिहार जो है, बिहार के साथ में सीमा साझा होती है, किसकी होती है, ऊपर हम देखते हैं तो नेपाल। ठीक है, इसके साथ में नेपाल की सीमा साझा होती है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें मेघालय, मेघालय के साथ में सीमा साझा होती है तो वो होती है बांग्लादेश की, बांग्लादेश की। उत्तराखंड के साथ में भी होती है तो वो चाइना की होती है। ठीक है, चाइना की होती है। और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसके साथ में किसी भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमने इस तरह के लिए ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ में किसी भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। बिहार के साथ में नेपाल लगता है, उत्तराखंड है उसके ऊपर नॉर्थ में देखें तो हम चाइना लगता है, मेघालय तो मेघालय के साउथ में देखें तो वहाँ पर बांग्लादेश की सीमा से को। अब देखिए भारत में विद्यमान जो भू वैज्ञानिक जो संरचनाएं हैं उनका जो प्राचीन से नवीन की ओर में क्या क्रम है, प्राचीन से, ठीक है, तो प्राचीन से जो नवीन की तरफ जो चट्टानें हैं उनका क्रम यहाँ पूछा है, भू जो संरचनाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें तो सबसे जो प्राचीन है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उसके बाद में कुड़प्पा है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें होती हैं, और उसके बाद में आती हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती। ठीक, तो इस तरह से हम देखें तो सबसे प्राचीन है धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना। और इस तरह का जो ऑप्शन है, इस तरह का जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं तो धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना और विंध्यन ये भी नहीं होगा, और धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन और गोंडवाना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, धारवाड़ सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना जो लैंड का भाग था, इसे वर्तमान समय में निम्न भूभाग में शामिल था। ठीक है, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग कौन सा है जो शामिल है, तो कौन सा है, प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था भारत। तो अब ये इसको बताते हैं तो किस, तो यहाँ पर देखें तो किसका जो भूभाग है वो शामिल है, देखिए साउथ अमेरिका का भी शामिल है और अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न कथन है और उन पर हमें विचार करना है। देखिए भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था, हम अभी पीछे देखा तो गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है,
और यहाँ पर उपरोक्त में से सही कथन है, तो सही हमको इसमें छांटना है। तो एक यहाँ पर सही है। भारत में सबसे जो पुरानी जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। भारत में सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना है जितना कि भूपटल। ठीक है, तो सही क्रम, सही आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड, भारत में सबसे जो पुरानी चट्टानें वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उनका जो प्राचीनतम है। ठीक है, और उसके बाद में भारतीय प्रायद्वीप जो है उतना ही पुराना है जितना कि भूपटल है। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शंस, जो तीनों कथन है, तीनों ही कथन यहाँ पर एकदम राइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए 1 और 3 लिखा है तो इसको आप काट दें, इसको नहीं लेना है आपको। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 एंड 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे जो प्राचीनतम समूह की जो चट्टान है वो कौन सी हैं? तो प्राचीनतम समूह की जो चट्टान है वो कौन सी हैं? तो वो हैं, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की जो चट्टान है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। हाँ ठीक है, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट हम देख लेते हैं पीछे ये क्या पूछा है। भारत में सबसे गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है ये तो। और भारत में सबसे पुरानी जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना है जितना कि भूपटल। हाँ वेरी, देखिए यहाँ पर जो ये आंसर दिया था बिल्कुल सही था, है ना। यहाँ पर हम जो करते हैं बात, जो आर्कियन तंत्र है, आर्कियन जो क्रम की जो चट्टानें हैं वो भारत में सबसे पुरानी हैं, है ना। आधा, हाँ सॉरी, हाँ वो सही है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उसके बाद में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, उसकी तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 1 और 3 है वही करेक्ट आंसर होगा, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, 1 और 3। ठीक है, ये नहीं होगा। सबसे पुराने जो चट्टानें हैं वो कौन है? तो वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो जो सबसे पुरानी है, तो ये सही आंसर। आर्कियन क्रम के चट्टान के बाद में, उसके बाद में धारवाड़ आता है। ठीक है, उसके बाद में कुड़प्पा। ठीक, तो इस तरह से ये बढ़ती चली जाती हैं। ठीक, तो इसको क्लियर कर लें एक बार, सॉरी इसके लिए। चलिए, तो इसका डी हो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत का सबसे अधिक जो प्राचीन सर्वाधिक खनिज युक्त जो शैल तंत्र है वो कौन सा है? जिनमें सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें सबसे अधिक शैल पाए जाते हैं, सबसे अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं, वो कौन सा है? तो इनमें जो देखिए जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें सबसे अधिक खनिजों की उपस्थिति को देखा गया है। वो सबसे अधिक जो खनिज है वो हमारी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इन्हीं में हमें देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? किस भाग में है? चट्टानें नहीं पूछा है, किस भाग में पूछा है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे जो भारत का, है ना, अगर हम इस तरह से भारत की अगर बात कर लें, है ना, इस तरह से हम अगर भारत के बारे में बात कर लें तो देखिए जो पूर्व के जो पार्ट है ये वाला, और जो दक्षिण का ये बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट क्या है? ये पूरी बेल्ट हमें यहाँ पर खनिज संसाधनों की उपस्थिति मिलती है। देखिए जैसे झारखंड है, कोयला है, या हमें पेट्रोलियम है, और आपका जितने भी जो खनिज हैं वो हमें मोस्टली जो मिलते हैं वो या तो साउथ में देखने को मिलती हैं, या फिर हमें पूर्वी पार्ट में देखने को मिलती है, या तो इस पार्ट में देखने को मिलेंगी या फिर इस पार्ट में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो दक्षिण और जो पूरब का भाग है उनमें वो सबसे अधिक खनिज संसाधनों युक्त वाला भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण और पूरब का भाग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? ठीक है,
पूर्वी घाट पर्वत का जो निर्माण है वो किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? पूर्वी घाट की जो चट्टानें हैं, पर्वत है, इनका जो निर्माण हुआ है वो जो हुआ है वो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इनसे हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, वेलिकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी भाग का एक भाग है, ये कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में? आप सभी जानते हैं जो वेलिकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निश्चयों यानी कि डिपॉजिट्स का मुख्य स्रोत है? सबसे अधिक जिसमें कोयले के निश्चय पाए जाते हैं तो वो कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो कोयला जो सबसे अधिक जो पाया जाता है, जो मुख्य जो मेन जो सोर्स है वो जो चट्टानें हैं वो हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना लैंड का जो टूटना था वो कब प्रारंभ हुआ था? ट्रायसिक युग में, क्रिटेशियस युग में, या परमानेंट युग में, या फिर जुरासिक युग में? सही आंसर क्या होगा? तो जो गोंडवाना लैंड था इसका जो टूटना प्रारंभ हुआ था वो जुरासिक युग था और जुरासिक एज में ही इसका टूटना प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथन है और उन पर हमें विचार करना है और उपरोक्त में सही कथन कौन सा है, हमें इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। सबसे पहला है, देखिए, गोंडवाना जो क्रम की चट्टानें हैं, चट्टानों में भारत का लगभग 98% कोयला यहाँ पर पाया जाता है। कथन तो कहता है कि कार्बोनिफेरस युग में इस कोयले का जो निर्माण हुआ है, इस कोयले का निर्माण जो हुआ है वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। ठीक है, दो कथन है, दोनों में से हमें देखना है कि कौन से यहाँ पर दोनों सही है। दोनों कथनों में देखें तो दोनों कथनों में जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर जो सी है, 1 और 2, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उन्हीं में भारत में जो सबसे ज़्यादा जो कोयला है, सबसे अधिक कोयले का जो सोर्स है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, और जो इस कोयले का जो निर्माण है वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न जो दक्कन ट्रैप है का जो विस्तार है वो भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? ठीक है, भारत के किन राज्यों में पाया जाता है दक्कन ट्रैप का विस्तार? ठीक है, तो दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है वो भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, साथ साथ महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में। तो यहाँ पर पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं। और इसी तरह से देखें तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सभी ये यहाँ सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये पार्ट था हमारा, और इसमें हमने देखे हैं 50 क्वेश्चन देखें। अगर 50 क्वेश्चन और हम 50 क्वेश्चन और उसके बाद में फिर 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसे मैं लेके आऊँगा। ठीक है, अभी ये पार्ट 1 है और इसमें मैंने आपको 50 प्रश्न कराए हैं। 50 प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके बाद में 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखें, ये पूरा तीनों पार्टों को हम करेंगे और लगभग 150 नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सीरीज़ चलती रहेगी ये। ठीक है, ये मैं लेके आया हूँ थोड़ा सा किसके लिए, एक तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो आपको पता ही है ना, 17 और 18 फरवरी को होने वाला है, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस का जो मार्च में, और साथ ही साथ आरओ और एआरओ इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 11 फरवरी को है। ठीक है, और एडमिट कार्ड इसके आ चुके हैं, आपने डाउनलोड कर लिए ही होंगे। तो इसके लिए मैं सीरीज़ ये लेके आया था ताकि आपको कंसेप्ट जो होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होता है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपसे फिर मिलते हैं एक अपनी नई वीडियो के साथ में, अगले सेशन के साथ में।